नमस्कार, आप देख रहे हैं एच1 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह। नीट नहीं है क्लीन, ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि जिससे बच्चों का भविष्य संवर सकता है, सज सकता है, बच्चों का भविष्य आगे उज्जवल हो सकता है, वो नीट ही जो है अपने आप में एक बड़ा गड़बड़ है। उस पर ही बड़े सवाल उठ रहे हैं। अब नीट का पेपर जिस तरीके से लीक हुआ है, आप समझिए कि कितने बच्चों के सपने चकनाचूर हुए हैं। सिर्फ बच्चों के सपने नहीं, उन सपनों में जो कंट्रीब्यूशन माता पिता का था, जो कंट्रीब्यूशन भाई बहनों का था, जो कंट्रीब्यूशन उस बच्चे का था खुद का, आप समझिए कि उस पर कहीं ना कहीं एक बड़ा आघात लगा है। जिन्होंने सालों मेहनत की, सालों सपना देखा कि नीट क्लियर करेंगे और कुछ करेंगे, तो आप समझिए कि नीट क्लियर करने के लिए जो मेहनत लगती है, जो पैसा लगता है, जो एफर्ट्स लगते हैं, जो त्याग लगता है, जो समर्पण लगता है, जो तपस्या लगती है, वो सब जो है पानी हो गया है। और ऐसे में बच्चे कहीं ना कहीं निराश भी हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर महेंद्र सिंह जी, जो खुद पढ़ाते भी हैं और वो इस बात को समझ सकते हैं कि बच्चों की मेहनत क्या होती है। प्रोफेसर साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले रिएक्शन जानना चाहूंगी आपका, इस नीट पेपर लीक को कैसे देखते हैं आप? देखिए, वैसे तो मैं सैद्धांतिक रूप से, वैचारिक रूप से फांसी की सजा के विरुद्ध हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि 23 लाख बच्चों और उनके परिवार के सपनों के साथ खिलवाड़ करने वालों को निश्चित रूप से फांसी की सजा होनी चाहिए। ये इतनी बड़ी विफलता है जो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के सपनों को, उनकी आकांक्षाओं को ही नहीं जो है कुचल रही है, बल्कि पूरी की पूरी परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पे प्रश्न उठ रहा है। और दूसरा ही बार हो रहा है ऐसा। आप ये देखिए कि ये परीक्षा और जिसमें पास होने वाले बच्चे इस देश के होनहार डॉक्टर बनने वाले हैं, उनके साथ ऐसा हो रहा है। उनको वो कितने मानसिक तनाव में होंगे। कई बच्चे अपने घर से बाहर तमाम कोचिंग सेंटर्स पे, तमाम जो है दूसरे शहरों में रह के इस परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम करते हैं। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, उनके साथ उनका पूरा परिवार लगा रहता है। ऐसे में उनकी, आप कहें कि परिश्रम, लगन, मेहनत, उनके सपनों को एक व्यवस्था की कमी की वजह से, कुछ लोगों की लालच की वजह से उनको रौंद दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि सरकार को सख्त से सख्त कदम लेना चाहिए जिससे ये पुनरावृत्ति ना हो। और बार बार मुझे लगता है कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो फेल हो रही है, और ये दूसरी बार हुआ है जैसा मैंने पहले कहा। तो ऐसे में बहुत ही ये चिंता का विषय है। और ये बच्चों के मन में, आप ये सोचिए कि बच्चों के मन में इस देश की संस्थाओं के बारे में, इस देश की परीक्षा व्यवस्था के बारे में, इस ये तो देश अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह उठता ही है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो अपने आप में फेल हो रही है। एनटीए जिसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो तो फेल हो रही है, लेकिन फेल होने की वजह क्या है प्रोफेसर साहब, हम ये समझना चाहेंगे। क्योंकि पेपर जो लीक होते हैं वो अमूमन क्या होता है कि हाथ से नोट किए गए होते हैं, वो फोटोकॉपी नहीं होते, वो कुछ नहीं होते, हाथ से। तो किसी के पास हाथ से लिखने का इतना टाइम है कि पेपर छपने आया है, लिखा जा रहा है, कॉपी किया जा रहा है, और जहां पर ये प्रिंट होते हैं, जहां पर ये सेफ में रखे जाते हैं, सब जगह सिक्योरिटी होती है, कैमरा होता है, सेफ में रखे जाते हैं, उसके बावजूद ये लीक होते हैं। और उसके पीछे गैंग काम करते हैं। अभी जिस गैंग का नाम सामने आ रहा है, मनीष यादव गैंग का नाम सामने आ रहा है। हर थोड़े दिन में एक नया गैंग सामने आता है और शिक्षा माफिया आराम से जो है संस्थानों की नाक के नीचे से जो है ये पेपर लीक को अंजाम देता और उन्हें पता नहीं चलता। इस पूरे रैकेट को कैसे देखते हैं आप? ये कैसे काम करता है और क्यों एजेंसी फेल हो रही है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि और दो बार बार फेल हो रही है। देखिए, एक बार अगर कोई घटना हो जाए तो वैसे में लगता है कि ठीक है, इसको सुधारा जा सकता है। लेकिन बार बार अगर फेल हो रही है तो इसका मतलब जो पिछले बार पेपर लीक हुआ उसकी ठीक से जांच नहीं हुई, उसकी ठीक से जो है उसके ऊपर जो है एनटीए ने और बाकी अन्य जो है जो संस्थाएं हैं, उन्होंने किस प्रकार से ऐसी परीक्षा प्रणाली बनाई है जिससे ये पेपर लीक होना बंद हो।
और जिससे जो एक आप कहें कि मेरिट जो सिस्टम है, मेरिट प्रणाली पे सीधा हमला है। मुझे लगता है कि हो सकता है, अभी ये जांच का विषय है, कि कोई मतलब जो ये रैकेट है, बिना किसी के सह के, समर्थन के, सहयोग के वो ये कर पाने में कामयाब नहीं होते। तो ये तमाम परीक्षाओं के साथ ऐसा हो रहा है। दूसरी बात कि आप इस परीक्षा को, खासकर जो मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन्स की परीक्षा है, इसको और पारदर्शी आप बनाएं, इसको और फूल प्रूफ बनाएं। हाँ, निश्चित रूप से नए चैलेंजेस हैं, खासकर टेक्नोलॉजी की वजह से जो चैलेंज आ रहा है, जो मोबाइल ये फोन की इसी वजह पर से एक्चुअली मैं आने वाली थी प्रोफेसर साहब, क्योंकि हमने जो पिछले आप नीट एग्जाम के लीक होने की बात कर रहे हो, वो भी सोशल मीडिया पर लीक हुआ था और एग्जाम से ठीक आधे घंटे पहले जो है सोशल मीडिया पर आ गया था। कई सेंटर्स में परीक्षा उस वक्त रद्द कर दी गई थी, 2021 की हम बात कर रहे तो वो रद्द हो गई थी। और अब फिर से यही है कि व्हाट्सएप के जरिए और टेलीग्राम चैनल्स के जरिए, और इसको खोलने के लिए, इस डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए बाकायदा पासवर्ड रखा गया। टेक्नोलॉजी जितनी आगे जा रही है उसके डिसएडवांटेजेस भी उतने ही नजर आ रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं इसको एक और तरीके से देखता हूं कि हो सकता है कि अगर इस व्यापक स्तर पे जो तकनीकी के माध्यम से जो प्रसारित हुआ ये ना होता, तो वो गैंग सफल हो गए होते। तो कहीं न कहीं जो परीक्षा में जो लोग पूरी आप कहें कि पेपर तैयार करने की प्रक्रिया में जो लोग शामिल हैं और पेपर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो लोग शामिल हैं, कहीं न कहीं वहां से निश्चित रूप से, या पेपर बनाने में, उनका मॉडरेशन करने में जो कुछ लोग शामिल हैं, क्योंकि जो तथ्य सामने आ रहे हैं कि गेस्ट पेपर के रूप में जो पेपर सर्कुलेट हुआ वही करीब करीब जो है पेपर में आया। तो ऐसे में ये प्रश्न जरूर उठता है कि हाँ ठीक है, तकनीकी है, उसको तोड़ खोज पाने में जो है ये गिरोह, ये गैंग जो है कामयाब हो रहे हैं, लेकिन कोई न कोई व्यवस्था में जहां से पेपर हो के गुजरता है वहां पे ऐसा है जो ये कार्य कर रहा है। क्योंकि पेपर एज इट इज लीक होता, जो छप के जो बच्चों को मिला, तब जो है ये होता कि नहीं, कि फोन का प्रयोग करके किसी ने पेपर पास ऑन करने की कोशिश की। लेकिन अगर पेपर जो पहले से गेस्ट के रूप में सर्कुलेट था, मुझे लगता है कि तकनीकी ने इस पूरे उसको उजागर किया, वरना इतना वो सर्कुलेट नहीं होता। और कुछ जो सीधे संपर्क में इस गिरोह के होते, इस गैंग के होते, वो लोग इसका फायदा उठा लेते। तो ऐसे में जब आज आप कहें मेडिकल जो पाठ्यक्रम है वो इतना महंगा है, खासकर अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करें, तो वैसे में इस पेपर खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। और जैसा चर्चा में है कि 7 लाख 8 लाख रुपए में ये जो है कोचिंग सेंटर्स के माध्यम से मिल रहा था। जी जी जी। तो ये आप दर्शाता है कि जो हमारी व्यवस्था है जी, जो परीक्षा कराने वाली व्यवस्था है, उसमें जरूर कोई न कोई कमी है, कोई न कोई लूपहोल है, जिसका प्रयोग जो है ये गैंग, ये गिरोह कर रहे हैं। जी, जाहिर सी बात है, लेकिन ये एक सिर्फ स्टेट का मामला नहीं है। हम राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में तो हमेशा से सवाल उठते ही रहे हैं। पहले अगर हम बात करें कोटा की, तो कोटा के ऊपर सवाल उठते थे, अब सीकर की बात उठ रही है, सीकर पर सवाल उठ रहे हैं। राजस्थान तो पेपर जहां पर कहते थे कि बच्चे पढ़ने जाते हैं तो अपना फ्यूचर ब्राइट करते हैं, लेकिन वहीं कोटा के अंदर बच्चों ने आत्महत्याएं भी बहुत की हैं कि एग्जाम दिए हैं, एग्जाम का प्रेशर अलग है, पढ़ाई का प्रेशर अलग है, पैसे जुटाने का प्रेशर अलग है, कंपटीशन का प्रेशर अलग है, उसके बाद ये पेपर लीक। ऐसे में बच्चों ने सुसाइड भी बहुत किए हैं। तो सिर्फ, लेकिन ये सिर्फ अब राजस्थान का मामला नहीं है, इसमें बहुत से राज्यों के नाम सामने आ रहे हैं। और पेपर लीक की मैं थोड़ा सा प्रोफेसर साहब आपको डिटेल थोड़ी और बताना चाहूंगी। यहां पर उत्तर प्रदेश की हम बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में भी पेपर लीक हुए हैं। 2024 की बात करूं तो पुलिस कांस्टेबल भर्ती के पेपर लीक हुए थे। इसके अलावा यूपीपीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं वो भी लीक हुए थे। इसके अलावा तेलंगाना में लीक हुए हैं, असम में लीक हुए, महाराष्ट्र में लीक हुए हैं, बिहार में लीक हुए हैं। तो इस तरीके से कोई ये एक स्टेट का मामला नहीं रह जाता, बल्कि ये पूरे कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। हाँ, निश्चित रूप से
मैं सिर्फ राजस्थान के लिए चर्चा कर रहा था क्योंकि इस बार जो है वहां से जो है पहले खबरें आई लीक होने की और जो गिरोह पकड़ा गया तमाम, और ये विफलताएं रही हैं, सरकारों की विफलता रही है, परीक्षा कराने वाली जो संस्थाएं हैं उनकी विफलता रही है। और ऐसे में आप जो बड़ा युवा वर्ग है, जो इन बच्चों का वर्ग है, वो शासन व्यवस्था से, सरकार से इसी वजह से उसका विश्वास कमजोर होता है, उसका जो है उसका विश्वास जो है टूटता है। और सभी सरकारों ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसी पेपर लीक को रोकने के लिए उन्होंने जो है एनएसए लगाने की जो बात कही है कि अगर कोई पकड़ा जाएगा और जो सम्मिलित होगा उसके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसी सख्त धारा लगाई जाएगी। और ये वजह है कि कुछ घटनाओं के बाद यहाँ अभी फिलहाल ऐसा होता हुआ नहीं दिखा। मुझे लगता है कि सभी संस्थाओं को मिलकर ये सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से फूल प्रूफ तरीके से जो है परीक्षा व्यवस्था बनाई जाए, जहां पे जो ह्यूमन कॉन्टैक्ट्स हों, खासकर पेपर को वो कम से कम हो, जो एजेंसीज जो जिम्मेदार हैं पूरी ये आप कहें कि पेपर बनाने से लेके पेपर को एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचाने में जो इन्वॉल्व है उनको कैसे जो है उनको एक फुल प्रूफ जो है जरिया अपनाया जाए, जिससे जो इस तरीके के लीक जो हो रहे हैं, और जो देखिए ये सिर्फ एक परीक्षा पेपर का लीक होना नहीं है, ये उन बच्चों का, आप सोचिए कि वो किस मानसिक जो है दबाव में होंगे कि आपने, खासकर वो बच्चे जिनका परीक्षा पेपर अच्छा गया होगा, उनको लगेगा आप पता नहीं अब हम क्या कर सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि बच्चों की मानसिक स्थिति ऐसी होती है कि छोटी से छोटी घटनाएं उनके दिमाग पे ऐसा असर करती हैं कि वो परीक्षा उनकी प्रभावित हो जाती है। ऐसे में आप ये उम्मीद करें कि नहीं फिर से हो जाएगी, आप ये उम्मीद करें कि नहीं उनकी फीस वापस कर दी जाएगी। देखिए सरकार को इन सब टोकेनिज्म से ऊपर उठना पड़ेगा। सरकार को ऐसी व्यवस्था स्थापित करनी पड़ेगी जिससे एकदम नकल विहीन परीक्षा सुनिश्चित की जा सके। जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, मुझे लगता है कि ये मतलब एकदम से जो शासन व्यवस्था है उससे एक बहुत बड़े वर्ग, मतलब 23 लाख बच्चे हैं, आप उनसे पूरा जुड़ा परिवार अगर आप जोड़ लें तो करोड़ों की संख्या है। आज वो सब निराश हैं। तो ऐसे में क्योंकि सबका योगदान होता है बच्चों के भविष्य के लिए, अगर कोटा बच्चा जा रहा है तो उसके साथ उसके कई बच्चों के साथ उनकी माँ रहती है वहां पे, तो और इसके साथ ही आप आर्थिक रूप से देखें, कई बच्चे 2-2, 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, पहली बार में नहीं हुआ, दूसरी बार कोशिश कर रहे हैं, तीसरी बार कोशिश कर रहे हैं, उनके बारे में, उनकी मानसिक स्थिति के बारे में। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक पेपर लीक और एकदम से टाल देने वाली बात नहीं। मुझे लगता है कि सरकार को और सभी को, जो भी पूरी शिक्षा व्यवस्था से जुड़े लोग हैं, उनको ये सोचने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से फूल प्रूफ परीक्षा बिना लीक के, बिना नकल के संपन्न कराई जाए। नहीं तो धीरे धीरे एक बड़ा वर्ग है जिसका विश्वास जो है उठता हुआ नजर आएगा। आप देखिए, क्योंकि यहाँ पे स्टेक्स हाई हैं, इसीलिए नीट की परीक्षा लीक होती है। कभी आपने जेई की परीक्षा लीक होते हुए नहीं सुना, आईआईटीज की परीक्षा। हमें उस पैटर्न पे भी सोचना चाहिए कि क्यों आईआईटीज की परीक्षा नहीं लीक होती, कि जिस प्रकार से उनको ये सवाल अपने आप में बहुत जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाकी नहीं होती तो ये क्यों होती हैं, और समाधान क्या है कि ये पेपर लीक ना हो। मैं ये जानना चाहूंगी थोड़ा सा कि हमने डिस्कस किया है कि इस तरीके से पेपर लीक होते हैं, हाथ से लिखे जाते हैं, प्रिंट होते हैं, कॉपी होते हैं। अभी गेस्ट पेपर का नाम भी सामने आ रहा है कि गेस्ट पेपर के जो क्वेश्चंस थे वो 600 नंबर के एज इट इज आए थे एग्जाम में, और फिजिक्स के भी थे, बायोलॉजी के भी थे। कैसे देखते हैं आप इसे कि इसके पीछे पूरा रैकेट कैसे काम करता है, किस किस लेवल पर मिलीभगत हो सकती है? देखिए, मुझे लगता है कि नीट की परीक्षा एक जो संगठित जो शिक्षा माफिया है उसके कब्जे में, और यही वजह है कि लीक होने के बावजूद जो परीक्षा प्रणाली है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। आज भी जो प्रिंटेड पेपर्स हैं उनको बांटा जाता है, और जैसा आपने कहा कि पेपर बनाने में
पेपर को प्रिंट करने में, कि पेपर को ट्रांसपोर्ट करने में, तमाम जगहों पे जो जो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है, वो कहीं न कहीं इस पूरे जो आप कह रहे हैं लीकेज के पीछे मुझे लगता है कि वो बड़ा कारण है। और सरकार को इसमें सोचना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ जो है कुछ लोगों की गिरफ्तारी से मुझे नहीं लगता है कि इस समस्या का हल होने वाला है, और ये सोच लेना कि कुछ दिन में लोग भूल जाएंगे। एक व्यापक और कठोर सुधार की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से, जैसा मैंने अभी कहा कि आईआईटी में जो एक सुरक्षित डिजिटल जो है परीक्षा प्रणाली जिस प्रकार से आईआईटी ने जो है अपनाई है, उस पर विचार हो सकता है, अन्य विकल्पों पर विचार हो सकता है, लेकिन बहुत ही कठोर और व्यापक सुधार की आवश्यकता है। अगर सरकार जो है ये चाहती है कि जो युवा हैं उनमें उनका विश्वास बना रहे, भरोसा बना रहे, परीक्षाओं में मेरिट पे जो है युवाओं का भरोसा बना रहे, सरकार को अविलंब कड़े से कड़े कदम मैं प्रोफेसर साहब थोड़ा सा प्रोसेस जानना चाहूंगी। पेपर कैसे तैयार होता है, कैसे डिसाइड होता है, कैसे कमेटी काम करती है, कैसे क्वेश्चन सिलेक्ट किए जाते हैं, कैसे प्रिंट होने जाता है, आगे का क्या पूरा तरीका रहता है कि वो पेपर बनने से लेकर के एग्जामिनेशन सेंटर तक बच्चों के पास कैसे जाता है, थोड़ा सा प्रोसेस आपसे समझना चाहूंगी मैं। देखिए जो है, वैसे मैंने नीट का नहीं देखा है, लेकिन बाकी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें बहुत साफ होता है। कई जगहों पे जो पेपर सेटर्स होते हैं उनसे पेपर मंगाए जाते हैं, मतलब उनके घर भेजा जाता है और वो बना के भेजते हैं। लेकिन इन्हीं लीकेज के बाद कई जो परीक्षा कराने वाली संस्थाएं हैं वो अब जो शिक्षक है उसको एक जगह पे अपने संस्था में बुलाती है और वहीं पेपर बनाए जाते हैं। उसके बाद उन पेपर को दूसरे सेट ऑफ जो लोग हैं, वही नहीं, वो मॉडरेट करते हैं कि अगर मैंने मान लीजिए 10 क्वेश्चंस बनाए तो मुझे ये नहीं पता होगा और मुझे वही बनाना होगा, बिना कुछ हम उसको नोट करके नहीं जा सकते, कुछ लिख के नहीं ले जा सकते, उसको वहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। और उसके बाद दूसरे लोग, ऐसा मान लीजिए 100 क्वेश्चन बनाने हैं तो आपने 20 लोगों से मंगाए 10-10 क्वेश्चन, तो आपके पास जो है 200 क्वेश्चन हो गए, या और ज्यादा लोगों से आपने मंगाया अगर और रैंडमाइजेशन करना है तो। और उसके बाद जो है एक अलग सेट ऑफ पीपल, वो कोई 25 क्वेश्चन, कोई 25 क्वेश्चन, कोई 25 क्वेश्चन, इस तरीके से मॉडरेट करते हैं। फिर तीसरा लेवल आता है, उसमें ये देखा जाता है कि हाँ कहीं किसी एक यूनिट से या किसी एक जो है पाठ्यक्रम से, एक पक्ष से ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं है, वो बैलेंस बनाने के लिए एक अलग जो है एक्सपर्ट्स की टीम होती है। उसके बाद जब ये हो जाता है, उसके बाद जो भी एजेंसी जो पेपर प्रिंट करती है वो पेपर वहां पे सील करके उस एजेंसी को भेजे जाते हैं, और फिर वो एजेंसी उसको प्रिंट करती है, और फिर वो पेपर वापस उस संस्था के पास आता है जो संस्था ये परीक्षा करा रही है। जब परीक्षा के दिन वो फिर पेपर जो है तमाम सिक्योरिटी में सील होके वो पेपर सेंटर्स पे जाता है। हाल फिलहाल में ये देखा गया है कि जब पेपर जो परीक्षा एजेंसी से सेंटर जाने और वहां बंटने में ये घटनाएं नहीं हो रही हैं। ये घटना, इसका मतलब जो पेपर मॉडरेशन से लेके जो एजेंसी पब्लिश करके उसको प्रिंट करके जो भेज रही है, वहां पे कहीं न कहीं लीकेज है। तो ये ऐसे में ये बहुत ध्यान, क्योंकि इस लीकेज की ही आप जो है उदाहरण ले लीजिए कि पहले से कैसे किसी को पता होगा पेपर। इसका मतलब वो पेपर जब फाइनल मॉडरेट हो गया उसके बाद लीक हुआ है वहां से एजेंसी तक, और क्योंकि आज लीक होता तो पूरा का पूरा पेपर लीक होता, वैसा नहीं दिखाई दिया। तो ऐसे, और ज्यादातर ऐसा ही देखा गया है, क्योंकि पेपर प्रिंट होने के बाद जिम्मेदारियां फिक्स हो जाती हैं कि अब ये व्यक्ति ये इस सेंटर पे लेके जाएगा, ये व्यक्ति इस सेंटर पे लेके जाएगा, और वहां पे सेंटर इंचार्ज होते हैं और सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। सभी जो है सरकार में कार्य कर रहे लोग होते हैं, तो वो कोई ये रिस्क नहीं लेता है अपनी जो है नौकरी दांव पे लगाने। तो मुझे लगता है कि जो प्राइवेट पीपल इसमें इन्वॉल्व होते हैं जहां पे, और वो खासकर पेपर बनने और पेपर छपकर वापस आने के बीच जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, वहीं से लीक होता है।
और ज्यादा संभावनाएं हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है अगर ठीक से जांच की जाए, बैठ के कायदे से इसकी समीक्षा की जाए, तो निश्चित रूप से एक रास्ता निकल जाएगा, कोई न कोई रास्ता कि इस व्यवस्था को किस प्रकार से फुल प्रूफ बनाया जाए। जी, अब समाधान पर आते हैं। समाधान में हम जिस तरीके से देख रहे हैं, आपने बताया कि आईआईटी के नहीं होते हैं एग्जाम लीक और जेई के नहीं होते हैं। यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जहां पर पेपर एंड पेन की बात आती है, वहां पर ये पूरा खतरा बना रहता है कि एग्जाम में गड़बड़ हो सकती है, पेपर लीक हो सकता है। ऐसे में आपको लगता है कि ऑनलाइन एग्जाम लेना या कंप्यूटर के ऊपर एग्जाम लेना वो ज्यादा सेफ है बनिस्बत कि आप पेन एंड पेपर का इस्तेमाल करें? हाँ, देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से जैसे हमने हमारे यहाँ जो आईआईटी में एग्जाम होते हैं, आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जेई जिसको बोलते हैं ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो वो पूरा का पूरा डिजिटल मोड में होता है। लेकिन देखिए, हर जो प्रणाली है उसकी कुछ चुनौतियां हैं, और इसमें चुनौती कई बार ये उठती है कि हो सकता है जो ग्रामीण क्षेत्र हो, वहां के बच्चे को वैसा एक्सेस ना हो, वैसी सुविधा ना हो, वो सीमित केंद्रों पे होते हैं। नीट जो है वो व्यापक स्तर पे छोटे छोटे केंद्रों पे भी, छोटे छोटे शहरों में भी आयोजित होता है। लेकिन इस पेपर लीक से बेहतर है कि आप किसी ऐसे फुल प्रूफ डिजिटल मोड में जाएं, और जिसका बेहतर उदाहरण है जेई, कि जो कम से कम बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न कर सके, ऐसी प्रणाली अपनाएं। तो वो ज्यादा बेहतर विकल्प मुझे नजर आता है, बजाय इसके कि ये कहना कि नहीं, जो तकनीकी रूप से बहुत सक्षम बच्चे नहीं हैं या जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, उनके लिए हम जो है पेपर और पेन जो है परीक्षा का प्रयोग करते हैं। तो मुझे लगता है इससे बेहतर होगा कि हम, अगर नहीं है हम करा पा रहे हैं, अगर वो हम करा लेते तो वो एक बेहतर विकल्प होता। निश्चित रूप से भारत की जो सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति है, लेकिन अगर हम नहीं करा पा रहे हैं तो इसको स्वीकार करने में मुझे लगता है कि कोई बुरी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और एक बेहतर फुल प्रूफ डिजिटल प्रणाली में हमें जाना चाहिए, जहां एकदम जो डिजिटली कोडेड इनक्रिप्टेड जो है पेपर हो, और वो बच्चे के सामने कंप्यूटर पे ही खुले। जी जी, समय थोड़ा सा कम है, लेकिन मेरा एक आखिरी और छोटा सा सवाल यह है कि हम समाधान पर तो बात कर रहे हैं, लेकिन जो शिक्षा माफिया है उस पर लगाम क्यों नहीं कसी जा रही है? क्या सरकार इतना विलिंगनेस के साथ इस पर ध्यान नहीं दे रही है? क्या ये जो शिक्षा माफिया है वो सरकार और कानून से ज्यादा तगड़ा हो गया है? क्या रीजन मानते हैं कि इन पर लगाम नहीं कसे जा रही? क्योंकि समाधान करने में भी थोड़ा वक्त लगेगा, आज चुटकी बजाते ही तो कुछ भी नहीं हो जाएगा प्रोफेसर साहब। नहीं, देखिए, और सिर्फ परीक्षा के दिन या परीक्षा के जो है कुछ दिन पहले जो है कानून व्यवस्था की जो एजेंसियां, उनके सक्रिय होने से भी ये नहीं रुकेगा। देखिए, बहुत ही संगठित है, और इनको ये मुझे कहने में जरा सी भी हिचक नहीं है कि बिना राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण के ये एजेंसियां, ये जो माफिया, वो काम नहीं कर सकता। जी जी, जाहिर सी बात है, आपकी इसी एक लाइन ने जो है अपने आप में बहुत कुछ कह दिया। प्रोफेसर साहब, समय नहीं है, वरना ये एक गंभीर मसला है जिस पर हम और बात कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरी चर्चा में हिस्सा लेने के लिए।